जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो परीक्षा 28-29 अक्टूबर को होने वाली है। उस दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सही करके आ जाएंगे। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, और अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप गलत कर देंगे। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। बचे हुए इन 6 दिनों में आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। चलिए, वीडियो आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं। इसमें हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यय, अब प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में प्रयोग होता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ पहला ऑप्शन देखते हैं, इक हरा। यहाँ क्या हो जाएगा? इक प्लस हरा। ठीक है, इक प्लस हरा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इक प्लस हरा। यहाँ पर जो हरा लास्ट में लगा है यह एक प्रत्यय है और इसके पहले एक शब्द होना चाहिए। ठीक है, अगर आजन्म की बात करें, इसमें बड़ा आ प्लस जन्म है, इसमें उपसर्ग लगा है बड़ा आ, और परामर्श में परा उपसर्ग लगा है, खुशबू में खुश उपसर्ग लगा है। इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसी में प्रत्यय लगा है और वो प्रत्यय क्या है? हरा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशज मतलब बाहर से आया हुआ शब्द है। देखिए, औरत, आग, खेत, पगड़ी। विदेशज शब्द की बात करें, जो औरत है यह विदेशज शब्द है, यह अरबी शब्द है। इसके अलावा जो आग है यह तद्भव है, खेत भी तद्भव है, और पगड़ी, पगड़ी की बात करें तो यह देशज शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। पहला है श्रीमद् भगवत कथा 15 दिनों में समाप्त हुई। दूसरा है यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। देखिए, इसमें गहरा आर्थिक संकट, ये गलत है, यह अशुद्ध वाक्य है। बाकी और जो दिए गए हैं बाकी सब सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए देखते हैं, निम्नांकित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण चुनिए। आपको बताना कौन सा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास एक अव्यय होता है जो कभी बदलता नहीं है। चलिए, पहला है रक्त पुष्प, गंगा जल, सीताराम, निसंदेश। अव्ययी भाव समास जो हो जाएगा निसंदेश हो जाएगा। निसंदेश मतलब होता है बिना संदेह के। ठीक है, निसंदेश मतलब अव्ययी भाव उसके कहा जाता है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। इसके अलावा रक्त पुष्प की बात करें, रक्त लाल है जो पुष्प, इसमें कर्मधारय समास है। गंगा जल मतलब गंगा का जल, इसमें तत्पुरुष है। सीताराम, सीता और राम, इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें योजक चिन्ह होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छात्राज्ञा इनमें से किस वर्ग में है? आपको बताना किस वर्ग में है। संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, स्वर और व्यंजन। देखिए, जो छात्राज्ञा है यह संयुक्त व्यंजन है, यह एक से अधिक शब्द से मिलकर बना है अक्षर से। जैसे छा की बात करें, ये छा का और खट्टी सा से मिलकर बना है, और ध्यान देना दोनों के नीचे हलंत लगेगा। ठीक है, इसके अलावा त्रा, ये ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा, जा और इया से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दीर्घ व्यंजन, दीर्घ व्यंजन जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी दीर्घ व्यंजन है। स्वर, स्वर हम कहें तो 11 स्वर है, और व्यंजन की बात करें 33 मूल व्यंजन है। चलिए अगला देखते हैं, छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण है? कंठ, दंत, दंतोष्ठ, तालव्य। छोटी बड़ी कहाँ से उच्चारण स्थान इसका है ये बताना आपको। देखिए, जो छोटी ई बड़ी है इसका जो उच्चारण स्थान है ये तालु से है। तालु मतलब तालव्य। और कंठ की बात करें, जो कंठ से उच्चारण स्थान होता है वो छोटा, बड़ा, उस व्यंजन आह और का वर्ग होते हैं। इसके अलावा हा भी होता है। और दंत बोलते समय जब जीवा दांत से टच करता है तो कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें ता वर्ग आपका आता है, छोटा सा आता है, ला आता है और लिरी आता है। दंतोष्ट में क्या आता है? दंतोष्ट में जो है हुआ आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए क्या दिया गया है, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है अतिशयोक्ति, विरोधाभास, श्लेष, यमक। जहाँ पर विरोध ना होते हुए भी
विरोध का आभास किया जाए वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या वक्तव्य का वर्णन, अतिशयोक्ति अलंकार में जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन से लोक लज्जा या फिर सम्मान की सीमा अर्थ हो जाए। चलिए देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार क्या होता है? जब कोई शब्द एक ही बार है परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। यमक अलंकार, इसमें जब एक शब्द दो बार आए परंतु एक ही अर्थ हो तो वहाँ पर अलंकार होता है। जैसे कनक कनक होता है उसमें यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखते हैं छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। राजनीति शास्त्र, रसायन शास्त्र, पिंगल शास्त्र, दर्शन शास्त्र। छंद शास्त्र का जो दूसरा नाम है वो पिंगल शास्त्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखिए, आपने पाणिनि का नाम सुना होगा। देखिए पाणिनि ने या र ला वा को संक्षेप में क्या कहा है? यलौ, यरलौ, गण, यण। देखिए जो पाणिनि थे उन्होंने या र ला वा को संक्षेप में यण कहा था। यण एक संधि होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये आपको बताना है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है शोक, हास्य, रति, विस्मय। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति मतलब प्रेम। और शोक की बात करें, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। और विस्मय रस का जो स्थायी भाव होता है वो अद्भुत होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अति उत्तम बराबर अति उत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए। देखिए आधाता के बाद यह आ रहा है, हमने आपको बताया हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में। आधाता के बाद या जब भी आ जाए वहाँ पर यण संधि होता है, या आ जाए या फिर वह आ जाए, तो इसमें आपका सही हो जाएगा यण संधि। और यहाँ गुण संधि है। गुण स्वर संधि जो होता है इसको हम बताते हैं। इसमें क्या होता है, ए या फिर ऐ की मात्रा आ जाए तो वहाँ पर गुण संधि होता है, ठीक है। ए आ जाए या फिर ओ की मात्रा आ जाए। जैसे मान लेते हैं देवेंद्र हो गया, सुरेश हो गया, परमेश्वर हो गया, परोपकार हो गया, ये सब गुण संधि है। और वृद्धि संधि में इसमें ऐ और औ की मात्रा आ जाए, जैसे तत्रयो, एकाएक, सर्वदेव, ये सब आ जाए, इसमें वृद्धि संधि होता है। अयाद संधि, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं नयन, पावक, ये सब क्या है, नायक, शयन, ये सभी अयाद संधि में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द बताना है। निरामिष, सामिष, सर्वभक्षी, हिंसाचारी। देखिए इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, मांस खाने वाले को निरामिष कहा जाता है। और समिष, समिष का मतलब होता है मांस से युक्त। सर्वभक्षी मतलब जो सब खाता है। हिंसाचारी मतलब होता है जो हिंसा करता है, ठीक है। आप निरामिष में और समिष में कंफ्यूज मत होइएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा निरामिष होगा। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, पा वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या है? पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, ये होता ना, पा, फा, बा, भा और माँ। तो अंतिम व्यंजन क्या है? माँ है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ। सामासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास क्या है? आपको इसमें समास बताना है। भेड़ बकरी में समास कौन सा है? देखिए भेड़ और बकरी दोनों पद प्रधान है। जहाँ पर दोनों पद प्रधान होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर सी। तत्पुरुष समास हमने बता दिया है, अव्ययी भाव भी बता दिया, कर्मधारय भी बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द बड़ा आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? जिसमें उपसर्ग हमने बताया है जो शब्द के पहले लगता है, कोई शब्द उसके पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। चलिए पहला देखिए, ऑप्शन है आजन्म, अयोग्य, आमरण और आगमन। यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा है इन सभी में, ए में, सी में और डी में सभी में बड़ा आ दिख रहा है, लेकिन अवज्ञा में छोटा है ना। यही बताना है किसमें बड़ा उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा हो जाएगा? यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं, सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। इसमें आपको बताना है कौन सा
अशुद्ध लिखा गया है। देखिए सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। देखिए निर्माण कार्य पूरा होता, संपन्न नहीं होता है ना, निर्माण कार्य पूरा हुआ ऐसा लिखना चाहिए था। तो अशुद्ध आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सपेरा नामक शब्द रूप में प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिए। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग में एक मूल होता है, उसके जो पहले जुड़ा होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। देखिए सपेरा की बात करें, ये जो मिला है किससे, सांप प्लस एरा से मिलकर बना है, सांप प्लस एरा। इसमें कह रहा है प्रत्यय को अलग कीजिए। देखिए जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, तो इसमें एरा उपसर्ग प्रत्यय लगा है, ठीक है, एरा। और मूल शब्द क्या है, सांप है, सांप से ही सपेरा बना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताना है क्या है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे भाव प्रकट हो, ठीक है, जैसे ईमानदारी हो गया, चोरी हो गया, इससे हमें दिखता नहीं है ना, केवल महसूस कर सकते हैं। प्रेम हो गया। चलिए इससे ऑप्शन देखते हैं, रेगिस्तान, हिमालय, एकता, भारतवर्ष। इसमें से आपको बताना है कौन भाववाचक संज्ञा है। देखिए रेगिस्तान को आप देख सकते हैं, रेगिस्तान है, हिमालय भी आप देख सकते हैं, भारत एक देश से भी देख सकते हैं, लेकिन एकता नहीं दिखती है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है हाँ कि एकता यूनिटी है सब में, है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से देशज शब्द को चुनिए जो अपने देश की हो उसी को, जो एक आमतौर पर बोलचाल की भाषा हो उसे देशज कहा जाता है। कर्म, परिवार, गड़बड़, किसन। देखिए इसमें जो देशज है वो गड़बड़ है, इसमें आपका गड़बड़ हो जाएगा, ये देशज शब्द है। इसके अलावा अगर कर्म की बात करें, यह अरबी शब्द है, मतलब विदेशज है। और ये परिवार, यह भारूपीय परिवार है। और किशन, किशन एक कृष्ण का पर्यायवाची होता है, और ये तद्भव शब्द भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्थक शब्द तब कहे जाएंगे, देखिए जब कोई शब्द होगा वो सार्थक शब्द कब कहा जाएगा। देखिए जब उनका अर्थ निश्चित हो, वे बोलने में सरल हों, वे वाक्य में प्रयुक्त हों, वे भाषा में प्रयोग किए गए हों, ठीक है। इसमें आपको बताना है सार्थक शब्द कब कहे जाते हैं, जब उनका अर्थ कोई निश्चित होता है, ठीक है। सार्थक एक होता है, निरर्थक होता है। जैसे हमने कह दिया किसी का नाम ले लिया राम वाम, देखिए राम तो एक शब्द है, सार्थक शब्द है, लेकिन वाम कोई शब्द नहीं होता, तो निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिज शब्द का आपको विलोम बताना है। रिज का विलोम होता है क्या है, देखिए रिज मतलब बिल्कुल सीधा, जो 180 अंश का कोण होता है उसी को रिज कोण कहा जाता है। तो रिज का विलोम क्या होगा, देखते हैं, ऋतु, मृदु, वक्र, अधा। जो ऋतु का विलोम आपका बन जाएगा वह वक्र बन जाएगा, ठीक है, ऋजु का विलोम होता है। और बात करें मृदु, और यहाँ पर क्या है, अधा है, और ऋतु, आधा मतलब क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आसक्त होना, नींद आना, गहरी नींद में सोना, आंखों का चिपक जाना। देखिए आंख लगना मतलब होता है नींद आना। चलिए नेक्स्ट देखिए, तपोवन में संधि बताना है, कौन सा संधि है तपोवन में। देखिए तपोवन को अगर हम तोड़े, ये लिख सकते हैं तपह वलस वन, ये हो जाएगा तपोवन। देखिए फिर विसर्ग आ गया, इसका मतलब कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है तपोवन में, ठीक है। और स्वर संधि देखिए, अब स्वर संधि क्या होता है, दीर्घ, यण, गुण, अयादि, वृद्धि, ये सभी स्वर संधि में आते हैं। और व्यंजन संधि में इसमें हलंत का प्रयोग होता है, जैसे दिगंबर, दिगंबर को हम लिख सकते हैं दिक प्लस अंबर, दिक, और जो का लिखा जाएगा इसके अंदर हलंत रहेगा, ठीक है। ये पहचानने का व्यंजन संधि क्या है, उसके नीचे हलंत रहेगा, वह व्यंजन संधि रहेगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है, ना, ड़, छोटा सा, बड़ा सा, वा या डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ से ये जो आपका या और वा है, या फिर वा और या है, इसे ही अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक है। अर्ध स्वर में या, र, ला, वा या फिर अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं। और आपका ना और ड़ा है, यह अनुनासिक है, इसको बोलते समय नाक से ध्वनि आती है। और छोटा सा, बड़ा सा, छोटा सा ये दंत है, और जो बड़ा सा है ये तालब्य है, इसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सही वर्तनी चुनिए। आपको बताना है इसमें कौन सा अर्थ सही लिखा गया है, अंतर्गत, 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 या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा अंतर्गत बिल्कुल सही लिखा गया आपको ये बताना है। देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है
ये अंतर्गत जो लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। गा के ऊपर ता रहेगा, ठीक है, और गा ता के ऊपर नहीं रहेगा ना, तो यहाँ अंतर के लिए रा नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ आपको बताना है कौन सा इस शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपको स्त्रीलिंग नहीं है ये बताना, मतलब पुल्लिंग हो। पानी, बाल्टी, चूड़ी, इमली, इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा पानी, ये स्त्रीलिंग नहीं है। इसके अलावा बाल्टी, चूड़ी, इमली ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें अगला दिया गया है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास हमने बताया है जिसके दोनों पद प्रधान हो, जैसे राम लक्ष्मण, सीताराम, किसी का भी नाम आ जाए, गाँव देश। चलिए देखते हैं, पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों कैसे हैं, दोनों उभय प्रधान, मतलब दोनों पद कैसे हैं, प्रधान है, मतलब दोनों एक संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से पीताम्बर, देखिए पीताम्बर जो दिया गया है, पीताम्बर का मतलब होता है पीला है अंबर जो, अर्थात ये कर्मधारय समास है। नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन, नेत्र से हीन यह आ जाएगा तत्पुरुष समास, ये कर्ण में आता है। और चौराहा जिसमें संख्यावाचक, देखिए चौराहा मतलब 4 राहों का रास्ता, ठीक है। तो चौराहा क्या आ जाएगा, इसमें आपके आ जाएंगे द्विगु समास में। जो द्विगु समास होता है उसमें संख्यावाची आते हैं, चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, द्वादश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, फेरी वाला, मिठाई वाला, लगाओ, इन शब्दों में प्रयोग हुआ है उपसर्ग, प्रत्यय, सद्विन्यास, अप्रत्यय। देखिए फेरी वाला, मिठाई, लगाओ, अगर फेरी वाला की बात किया जाए तो फेरी प्लस वाला होता है, इसमें वाला देखिए शब्द के बाद में लगा है। और मिठाई, इसमें मीठा प्लस आई लगा है, ठीक है। ये देखिए बाद में लग रहा है, शब्द के बाद में लगा है तो प्रत्यय होता है। लगाव में आव है, जो शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। 29 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ के विचार से अगर बात किया जाए तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, या फिर इसे समुदायवाचक भी कहा जाता है, ठीक है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।